यूनिट नंबर 4, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। लास्ट पड़ाव पर पहुंच गए हम लोग टर्म 1 के, अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव में। ठीक है, चैप्टर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से समझ भी आएगा आप लोगों को। बस थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो तो हर काम में ही करनी पड़ती है आप लोगों को यहाँ, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल मशीन्स, वो आपको यहाँ बहुत जानने को मिलेंगी। तो लिख लीजिए यूनिट का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ये पूरी यूनिट का नाम है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। हो गया, लिख दिया है? ठीक है, तो इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो होगा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो सबसे पहली चीज हम लोगों को पढ़नी है, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आज भी रिवीजन क्लास में हम उसकी बात कर रहे थे, वही सेम टर्म यहां पर आएगा, बस नाम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, तो हमें यहां बात करनी है मैग्नेटिक फ्लक्स की। ये पूरा चैप्टर एक वर्ड के ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा चैप्टर एक वर्ड के ऊपर बेस्ड है, और फैराडे की 11 साल की मेहनत का परिणाम है। एक साइंटिस्ट थे फैराडे, माइकल फैराडे, बहुत महान साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने, और उनका एक मित्र था, उसका नाम था हेनरी। उन दोनों ने मिलकर 11 साल तक एक्सपेरिमेंट किए। अब उन 11 साल के एक्सपेरिमेंट्स में जो रिजल्ट निकल कर आए वो सारे के सारे इस चैप्टर के अंदर डाल दिए गए हैं, सारे इस चैप्टर के अंदर डाल दिए गए हैं। सही मायने में अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाने का क्रेडिट किसी साइंटिस्ट को जाना चाहिए तो वो है माइकल फैराडे, क्योंकि माइकल फैराडे ने ही सबसे ज्यादा काम किया है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट के बारे में, फिर उनके एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकल कर आए उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर जिस नजरिए से हम लोग पढ़ेंगे, वैसे मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते से ज्यादा टाइम चैप्टर में लगेगा, बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया करके आपको सारी चीजें एक हफ्ते में इस चैप्टर की समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। सबसे पहला टर्म है आपके पास में मैग्नेटिक फ्लक्स, हेडिंग है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। हो गया? देखो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली है क्या। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई मैग्नेट है, ये वाली, यहां है मैग्नेट का साउथ पोल और यहां है मैग्नेट का नॉर्थ पोल। ठीक है, और मैग्नेट के पास में यहां पर कुछ ऐसे कोई मेटेलिक शीट या कोई भी चीज रखी हुई है, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज के अंदर से लाइंस निकलती है ना, बिल्कुल वैसे ही लाइंस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के अंदर से निकलती हैं। मैग्नेट के नॉर्थ पोल के अंदर से निकलेंगी लाइंस और ऐसे बाहर जाएंगी, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के अंदर से निकलेंगी लाइन, ऐसे बाहर जाएंगी, सरफेस को क्रॉस करेंगी, ऐसे बाहर जाएंगी, सरफेस को क्रॉस करेंगी, ऐसे बाहर जाएंगी, सरफेस को क्रॉस करेंगी, ऐसे बाहर जाएंगी, ऐसे बाहर निकल जाएगी और ऐसे बाहर निकल जाएगी। दिख रहा है बेटा आप लोगों को? अब डेफिनेशन ये दी जाती है कि सरफेस को कट करके जितनी लाइन सरफेस के अंदर से निकल जाती हैं, नंबर ऑफ लाइंस जो सरफेस को कट करके, एम्बेडेड करके, पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ निकल जाती हैं, उन लाइंस के नंबर को ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोलते थे, सरफेस को क्रॉस करके जितनी लाइनें बाहर निकल जाती थी वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, बिल्कुल वैसे ही सरफेस को क्रॉस करके जो लाइन बाहर निकल जाती हैं वही हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाई से, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाई से। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स एक साथ आ जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ में लगा देंगे यहां पर E, और मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ यहां लगाएंगे M। क्या लगाएंगे बेटा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है हमारा वो है ये, B वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का पहला फॉर्मूला है, B वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। जो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स का बच्चों, वो है BA कॉस थीटा। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला है, BA कॉस थीटा। B है मैग्नेटिक फील्ड, A है एरिया और थीटा है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल।
यानी ये जो थीटा है ना बेटा यहां पर, वो है थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, मैं सब बताऊंगा चिंता ना करिएगा, सब चीजें समझ में आ जाएंगी यार, इतना मुश्किल काम नहीं है, एरिया वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल बनेगा वो हम लोगों का कहलाएगा थीटा। फॉर्मूला बनेगा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बोलो समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? अच्छा, ये तो फाई है बेटा आपके पास में, एक तो ये स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है ध्यान रखेगा, और ये जानते हो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरी बात क्या है, फाई की जो एसआई यूनिट है हमारे पास में, एसआई यूनिट, फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है हमारे पास में, वो एसआई यूनिट है वेबर। फ्लक्स की एसआई यूनिट है हमारे पास में वेबर, WEBRE, वेबर। बात समझ में आ रही है? और दूसरी यूनिट है बेटा हमारे पास में, ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा खतरनाक बल्लेबाज है, क्या नाम है, मैक्सवेल, ठीक है। एक तो इसकी यूनिट है वेबर और दूसरी है मैक्सवेल, ये इसकी एसआई यूनिट है, ये इसकी CGS यूनिट है। बोलो समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गई बात? कोई समस्या है किसी को? जल्दी बताओ कोई समस्या अगर है तो। नहीं है? अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, 1 वेबर जो होगा, 1 वेबर वो 10 की पावर 8 मैक्सवेल के इक्वल होगा, 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल के इक्वल होगा। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, ठीक है। तो ये पूरा डेटा है हम लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड। मैग्नेट के अंदर के, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से जो लाइंस निकलेंगी और वो सरफेस को एम्बेडेड करके, सरफेस को क्रॉस करके कहाँ निकल जाएगी, दूसरी तरफ निकल जाएंगी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? सरफेस को क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल गई, तो जितनी लाइनें सरफेस को क्रॉस करके दूसरी तरफ निकलेंगी, उन लाइंस का जो नंबर होगा उसी नंबर को हम मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देंगे। जो लाइन सरफेस के बाहर से निकलेगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो उनसे मतलब है जो सरफेस के अंदर से पास होगी। बोलो समझ में आ रही बात आप लोगों को? एक फॉर्मूला यह है हमारे पास में, एक फॉर्मूला यह है हमारे पास में। स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट वेबर है, और अनदर यूनिट कौन सी है, मैक्सवेल। और ये भाई साहब मैक्सवेल और वेबर के बीच में रिलेशन है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। एनी प्रॉब्लम? अब आप इसके बारे में और सुनिए आगे। देखो बेटा, जैसे कि मान लो कि ये शीट है हमारे पास में कुछ ऐसे, ठीक है। शीट के अंदर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, शीट के अंदर से ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है B। शीट है बेटा हमारे पास में ऐसे, ये शीट हमारे पास में ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये शीट है हमारे पास में ऐसे। तो आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा बच्चों, आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, आपको इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा स्टूडेंट। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? देखो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होगा, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। समझ आ रही बात? सरफेस ऐसे है, सरफेस के साथ ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब आपको ये देखना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर यानी परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है बच्चों? थीटा। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो शीट ऐसे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड साहब ऐसे आया, ऐसे, और ऐसे आकर ऐसे पास हो गया इसके अंदर से ऐसे। बोलो समझ में आ रही बात? एक पेन दो। परपेंडिकुलर कैसे पास हो रहा है? परपेंडिकुलर ऐसे है, ऐसे दिख रहा है आप लोगों को परपेंडिकुलर? ये जो बड़े वाला मार्कर है ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। इनके बीच का एंगल दिख रहा है, बस यही एंगल आप लोगों को क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा। और इस शीट के अंदर से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा आपके पास में, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? BA cos थीटा। B is the magnetic field, A is the area and theta is the angle between magnetic field and area vector। बोलिए कोई समस्या है तो? यस और नो, बस इसी में जवाब आना चाहिए। नहीं है? डेफिनेशन क्लियर हो गई? सरफेस के अंदर से जो लाइंस पास होंगी उनके नंबर को मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। समझ में आ गई बात? मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखाने का तरीका ये, वैल्यू निकालने का तरीका ये। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम बनी मेरे पास में ये, नंबर 1 प्रॉब्लम है ये। मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिया गया है बच्चों 2i कैप
प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड इतना है, ठीक है। एरिया जो मुझे दिया गया है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मुझे कहा कि साहब ये जो एरिया है ये XY प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? आपको बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होने वाला है। आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होने वाला है। तो बेटा हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि उसने हमसे वेक्टर फॉर्म में बात की है। उसने हमसे जो बात की है वो वेक्टर की लैंग्वेज में बात की है, तो हम जो उसे उत्तर देंगे वो भी वेक्टर की लैंग्वेज में देंगे, ठीक है। तो वेक्टर की लैंग्वेज में बताइए फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है? फ्लक्स निकालने का तरीका है बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। डन, ठीक है। अब आप देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू, बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई हमारे पास में ये 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। एनी प्रॉब्लम? पक्का? डॉट, ठीक है। बताइए साथ में क्या है? एरिया। एरिया कितना है ये बताइए। सबसे पहले तुम्हारा काम है इसे मीटर स्क्वायर में बदलो। हमने बदल दिया मीटर स्क्वायर में, 4 × 10 की पावर -4, ठीक है। ये बताओ कौन से प्लेन में है? XY प्लेन में है। यहाँ X है, यहाँ Y है, लेकिन यहाँ Z नहीं है। क्या नहीं है? जो कंपोनेंट या जो कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं होगा, एरिया उसी की डायरेक्शन में होगा। यहाँ X है, अरे है, Y भी है, क्या नहीं है? इसका मतलब है कि जो हमारी ये जो पूरा जिसका जितना ये एरिया है, जो भी बॉडी है, ये जैसा भी ये सरफेस है, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो Z की डायरेक्शन में जाएगा। किसकी डायरेक्शन में जाएगा? और Z की डायरेक्शन में अगर जाएगा तो यहाँ क्या लगा देंगे? K कैप। ये हमने लगा दिया यहाँ K कैप, ठीक है। अब आप देखो बेटा, K के सामने लिखा हुआ है 3, लिखा हुआ है 3। I और J की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो I और J है, वहाँ I और J नहीं है। और यहाँ K के सामने क्या लिखा हुआ है? 4 × 10 की पावर -4। कर दे मल्टीप्लाई। जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास में? 12 × 10 की पावर -4, 12 × 10 की पावर -4, और आंसर आएगा हमारे पास में काहे में बेटा? आंसर आएगा हमारे पास में वेबर में, कि फ्लक्स की जो वैल्यू होगी हमारे पास में वो इतनी होगी 12 × 10 की पावर -4, और आंसर होगा वेबर में, ठीक है। और देखिए आप आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, देखिए जरा बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है 2i कैप 4j कैप प्लस 8k कैप इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। डन, इतना दे रखा है हम लोगों को। अच्छा, एक हमें लूप दे रखा है, उस लूप का एरिया है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो लूप है ना बेटा, ये YZ प्लेन के पैरेलल है। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये जो लूप है ये YZ प्लेन के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? YZ प्लेन के पैरेलल है। मतलब लैंग्वेज वो बदल बदल के तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, लेकिन तुम्हें डिगना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। नहीं, तुम्हें वही कंसेप्ट पकड़ के चलना है जैसा हमने आपको बताया। अब मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हारे पास में है, एरिया तुम कैसे बनाओगे? एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलोगे 10 की पावर -4 लगाकर बदलोगे। किसके पैरेलल है? Y और Z के पैरेलल है। अगर Y और Z के पैरेलल है तो ये बात श्योर हो गई कि इस एरिया का जो परपेंडिकुलर जाएगा वो हमारा X की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहाँ Y तो है और Z भी है। यहाँ क्या नहीं है? यहाँ X नहीं है। बोलो नहीं है ना X, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 10 × 10 की पावर -4, और ये हो जाएगा I कैप। ये बताओ समझ गए I कैप क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ Y भी है और यहाँ Z भी है। यहाँ क्या नहीं है? उस X को दिखाने के लिए हमने यहाँ I कैप बना दिया बच्चों, ठीक है। अब आप देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारे पास में इतना, एरिया हो गया हमारे पास में इतना। फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। सो फ्लक्स इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है
डन। और एरिया कितना है हमारे पास में 10 इंटू 10 की पावर -4 आई कैप। देखो यहाँ आई के सामने ये लिखा हुआ है और यहाँ आई के सामने क्या है 2 और 10 की पावर -4। भाई 10 की पावर -4 की भी तो मल्टीप्लाई अंदर होगी, सिर्फ आई वाले की मल्टीप्लाई आई वाले से करनी है, किसी और चीज से बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को। तो बताइए फ्लक्स कितना निकल कर आएगा 2 इंटू 10 की पावर -4, 10 इंटू 10 की पावर -4। सो फ्लक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर -8 वेबर। बोलो समझ आया नहीं आया? इतना फ्लक्स हमारा पास हो रहा होगा। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत मुश्किल है और ऐसा है कि आप लोग ना कर पाओ, इतना तो आप आराम से कर ही सकते हो। ठीक है, नोट डाउन करिए यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। शीट समझ के करना बच्चों काम, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। बोलिए हो गया? हाँ करें आगे बच्चों।
ओके, देखो आगे बात करते हैं, उसके बाद में नोट करिएगा आप लोग। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे कोई शीट दे रखी है बच्चों, ठीक है बेटा, और लाइंस जो पास हो रही हैं वो ऐसे पास हो रही हैं। डायग्राम आपको दे रखा है, येलो वाली तो शीट है आपके पास में, और ये जो व्हाइट वाली है ये मैग्नेटिक लाइंस है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस येलो वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि फ्लक्स पास होने का मतलब क्या है। जब लाइन सरफेस से ऐसे पास होती है, ऐसे सरफेस के अंदर से ऐसे पास होती है, तब इसका मतलब होता है कि फ्लक्स पास हो रहा है। ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है ना, जानते हो इसका मतलब क्या है? ये तो सरफेस हो गया और लाइन ऐसे पास हो रही है, ऐसे ऐसे। क्या ये लाइन यहां से पास होने का मतलब फ्लक्स पास होना है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो ये सरफेस को जस्ट टच करके पास हो रही है। बोलो हो रही है नहीं हो रही है? तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि भाई ये लाइन सरफेस के अंदर से पास नहीं हो रही है, सरफेस के ऊपर ऊपर से पास हो रही है। इसीलिए बताइए सरफेस के अंदर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? बोलिए समझ आया नहीं आया? सरफेस के अंदर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स होगा 0। अगर ये कंडीशन बिल्कुल ऐसे मैं आपके सामने बना दूं बच्चों, यही सिचुएशन मैं आपके सामने ऐसे बना दूं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ भी रखा है, मैंने आपको दिखाया भी था एक बार, ठीक है नहीं? ये सिचुएशन आ गई आपके पास में और पूछा कि बताओ भाई कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो ये सिचुएशन कैसे है? सरफेस तो ऐसे रखा है, ठीक है, और लाइन ऐसे पास हो रही है, ऐसे। क्या ये लाइन सरफेस के अंदर से पास हो रही है? सरफेस के ऊपर से पास हो रही है। तो आप क्या कहोगे? इस वाइट वाले सरफेस के अंदर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो बेटा ध्यान रखिएगा कि फ्लक्स पास होने का मतलब यह है कि जब लाइन सरफेस को कट करके दूसरी तरफ बाहर निकल जाए, ऐसे पास हो सरफेस के अंदर से, ये मतलब होता है फ्लक्स के पास होने का, ना कि ये मतलब होता है सरफेस के अंदर से फ्लक्स के पास होने का। बोलिए समझ आया नहीं आया? ठीक है, अब इसके साथ हमने फ्लक्स के बारे में तो पढ़ लिया कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। मुझे सिर्फ जरूरत पड़ेगी इसके फॉर्मूले की, और फॉर्मूला है आपके सामने BA cos थीटा। B है मैग्नेटिक फील्ड, A है एरिया और थीटा है एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला है। सही मायने में तो अब चैप्टर की शुरुआत यहां से होगी। वो तो सिर्फ चैप्टर का एक बेसिक सा एक ऐसा टर्म था कि जिसका चैप्टर में यूज आएगा बार बार। चैप्टर की शुरुआत तो यहां से होगी, ठीक है। अब देखिए आप चैप्टर की शुरुआत क्या है, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। चैप्टर की शुरुआत क्या है बेटा? चैप्टर का नाम है EMI, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडे साहब के दिमाग में एक बात आई, यार जब किसी वायर में हम करंट पास कराकर, ये हमारे पास में वायर है और वायर में अगर मैं करंट पास कराऊं तो वायर के चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसने कहा कि जब किसी वायर में करंट पास कराकर हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो पक्का हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बना सकते हैं। जब हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, वायर में करंट पास करा रहे हैं और वायर में करंट पास कराने से उसके चारों तरफ क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। तो पक्का ऐसा हम कुछ करें जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड से दोबारा करंट भी बना पाएं। तो इसी चीज को लेकर पूरा 11 साल तक फैराडे और हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किए, खूब एक्सपेरिमेंट किए। कहीं हल्का फुल्का रिजल्ट मिला, कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिला, यानी आखिर में कंक्लूजन ये निकला कि उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। 11 साल उनके जीवन के वेस्ट हो गए, बिल्कुल 11 साल में कुछ नहीं प्राप्त हुआ उन्हें, ठीक है। इस तरीके की कहानी है, हमने भी कभी अपनी MSc के अंदर पढ़ी थी, किताबों के अंदर इस तरीके से देख के रखा जाता है बुक के पीछे। लास्ट में फैराडे ने बड़ा गुस्से में आकर एक मैग्नेट को फेंका। जैसे ही मैग्नेट को उसने फेंका और वो मैग्नेट कॉइल के जस्ट बराबर से निकलती है, कॉइल के बराबर से निकली, तो जो रिजल्ट उसे चाहिए था तुरंत वो रिजल्ट उसे वहां मिल गया। और उसी एक्सपेरिमेंट को बेस मानते हुए उसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन कर डाले। मेनली 3 ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3। उसी बेस को, उसी पॉइंट को बेस मानते हुए उसने कई सारे रिजल्ट दे डाले, ठीक है नहीं। अब उनकी बात हमें करनी है कि वो चीज क्या है। अभी आप देखो कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हो गया? M यानी मैग्नेटिक, और ये हो गया इलेक्ट्रो, और ये हो गया इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके
मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब ये होता कैसे है, पहला ऑब्जर्वेशन आपके सामने निकल कर आएगा बेटा, ये होता कैसे है। देखो ये कहा गया रिजल्ट के अंदर, बात सुनिएगा आप बिल्कुल ध्यान से। अगर कोई कॉइल आपको दे रखी है और कॉइल के जस्ट बगल में कोई मैग्नेट रखी है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, अब मुझे आप बताइए क्या होता है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से क्या निकलता है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं लाइंस। क्या निकलती हैं बेटा, ये लाइंस यहां से निकलेंगी, कॉइल को क्रॉस करेंगी और बाहर निकल जाएंगी ऐसे। ठीक है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के अंदर से लाइंस निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, क्रॉस करेंगी, बाहर निकल जाएंगी। मैग्नेट के नॉर्थ पोल के अंदर से लाइंस निकलेगी, कॉइल को क्रॉस करेंगी, बाहर निकल जाएंगी ऐसे। ये लाइंस निकल रही है। क्या अभी आप मुझे ये बता सकते हो कि कॉइल के अंदर से कितनी लाइनें पास हो रही हैं, 3। तो आप कहोगे कि कॉइल के अंदर से जो पास होने वाला फ्लक्स है उसकी वैल्यू 3 है। क्या है, 3। अगर मैं इस मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेकर आऊं बेटा, अगर मैं इस मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेकर आऊं तो कॉइल से पास होने वाली लाइंस का नंबर बढ़ जाएगा, कॉइल से पास होने वाली लाइंस का नंबर बढ़ जाएगा। और लाइंस का नंबर अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ने का मतलब यह है कि फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्या होगा, चेंज। तो भाई साहब फैराडे ने अपने पूरे हालांकि फैराडे के एक्सपेरिमेंट के ऊपर कई किताब लिखी गई हैं, लेकिन आप ये समझ लो एक लाइन में उन सारी किताबों का सार ये है कि अगर आप फ्लक्स में चेंज करेंगे, चाहे आप फ्लक्स को बढ़ाएं या आप फ्लक्स को घटाएं। फ्लक्स समझते हो, अगर मैं फ्लक्स कहूंगा तो समझ जाओगे क्या होता है फ्लक्स। लाइंस का जो नंबर होता है जो कॉइल के अंदर से पास होता है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। अगर लाइंस का नंबर बढ़ेगा या लाइंस का नंबर घटेगा, लाइंस का नंबर अगर बढ़ेगा या लाइंस का नंबर घटेगा तो कॉइल के अंदर एक करंट पैदा हो जाएगी, एक करंट बन जाएगी कॉइल के अंदर, जिस करंट को हम नाम देते हैं इंडक्शन करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट, या उसे नाम दिया जाता है इंड्यूस्ड करंट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब आपको सीधी बात एक पकड़ लेनी है बिल्कुल, और वो बात यह है कि जब भी फ्लक्स में चेंज होगा, चाहे फ्लक्स बढ़े चाहे फ्लक्स घटे, और फ्लक्स का मतलब आप समझते हो, अब बार बार मैं फ्लक्स का मतलब बिल्कुल नहीं बताऊंगा। फ्लक्स का मतलब है कॉइल के अंदर से पास होने वाली लाइंस का नंबर। अगर फ्लक्स बढ़ेगा या फ्लक्स घटेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब भी फ्लक्स चेंज होगा उसी कॉइल के अंदर एक वोल्टेज बनेगा, उस वोल्टेज को हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो भी चीज बाद में पैदा होती है, पहले नहीं थी बाद में पैदा हो गई, उसके सामने हम इंड्यूस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इंड्यूस्ड। तो वहां एक वोल्टेज बनेगा, उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से एक करंट बनेगी जिसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमिना को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ में आ रही है। मतलब फैराडे की 11 साल की मेहनत को 3 लाइन में हम डिफाइन करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वो 3 लाइन कौन कौन सी है। पहली लाइन, फ्लक्स में चेंज कराओ, ईएमएफ बनाओ, फर्स्ट लॉ। ये फैराडे का पहला लॉ है। फ्लक्स में चेंज कराओ, वोल्टेज बनाओ और वोल्टेज से करंट बनाओ, ये फैराडे का पहला लॉ है। समझ में आ रही बात। अच्छा, कितना वोल्टेज बनेगा, ये फैराडे का दूसरा लॉ है। उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये फैराडे का तीसरा लॉ है। समझ में आ रही बात। ये फैराडे के हमारे 3 लॉ है। पहला लॉ समझ गए आप लोग, क्या है, क्या है, फ्लक्स में क्या कराना है, चेंज। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराने से कॉइल के अंदर एक वोल्टेज बनेगा जिसे हम लोग नाम देंगे इंड्यूस्ड वोल्टेज। मतलब ये चैप्टर का जो शुरुआत का हिस्सा है ना बच्चों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा एक बार एनालाइज कर ले कि कैसे फ्लक्स में चेंज हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे चैप्टर में उसे कोई समस्या आने वाली है फिर। ठीक है, अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड वोल्टेज बनेगा और इंड्यूस्ड वोल्टेज से करंट बनेगी। बात समझ में आ रही है। ये हमारा फैराडे का पहला लॉ है। उस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ये फैराडे का दूसरा लॉ है। अब जहां वोल्टेज होगा वहां करंट तो पक्का होगी। उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये फैराडे का तीसरा लॉ है। ये फैराडे की पूरे 11 साल की मेहनत है जो मैंने आप लोगों को बता दी। समझ आ रही बात। फ्लक्स में चेंज कराने से ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ से करंट बनेगी, करंट वोल्टेज की वैल्यू बनेगी और करंट की डायरेक्शन बनेगी। ये पहले लॉ में, दूसरे लॉ में और तीसरे लॉ में ये सारी बात हम लोगों को बताई गई है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस मैग्नेट को यहां रेस्ट में रख दूं,